हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए, आज आपकी क्लास साइंस की होने वाली है। साइंस का जो पहला बुक है यानी भौतिकी यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो भी प्रश्न बचा है उन सभी प्रश्नों को आप सभी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो पहला प्रश्न है चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन, ठीक है, किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान यानी पोजीशन और प्रकृति यानी नेचर न केवल वस्तु पर निर्भर करता है बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब दर्पण अवतल है या उत्तल। इन्हीं अंतरों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को ही चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट साइन में आपका आता है अवतल और उत्तल में अंतर को स्पष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कनकेव मिरर भी बोलते हैं। तो कनकेव मिरर में दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा बनता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है तथा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, तो समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब आपका कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, इससे समझेंगे आप सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है, तब उस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं तथा इसका मान ऋणात्मक होता है और यह उल्टा होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब दर्पण से पीछा होता है तब उस समय आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी सीधा, इसका मान धनात्मक होता है। तो समझ चुके होंगे। चलिए, इसके बाद आता है बी नंबर है आपका उत्तल दर्पण में यानी कन्वेक्स मिरर में, समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वस्तु के सामने भी बन सकता है और पीछे भी बन सकता है। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है और यह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो आप सभी अवतल और उत्तल के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न, यहाँ पे ध्यान देंगे। चिन्ह परिपाटी के जो पहला प्रश्न है, दर्पण के मुख्य अक्ष एक्स से एक्स डैश अक्ष के निर्देशांक को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स डैश आपका हो गया आपका निर्देशांक का मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अक्ष जो है आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका देता है ध्रुव या मूल बिंदु। ये दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव को ही मूल बिंदु कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ध्यान देंगे, पी आपका ध्रुव है, यही आपका मूल बिंदु है। ठीक है, पी। अब आपको थर्ड नंबर प्रश्न दिया है कि आपतित प्रकाश में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है यानी प्लस होती है। तो आपतित, यहाँ पे देखिए आपतित प्रकाश यानी यहाँ से प्रकाश इस साइड जा रहा है, दाहिने की तरफ है। देखिए आपतित प्रकाश की दिशा एरो का चिन्ह दाहिने की तरफ है। तो दाहिने की तरफ अगर प्रकाश जा रहा है तो समझिए कि उस दाहिने की तरफ अगर कोई भी प्रकाश जाएगा आपतित किरण में, तो उस स्थिति में आपका सभी दूरियां धनात्मक होता है। ठीक है, अब चलिए इससे अपोजिट यानी उससे विपरीत, जब आपतित प्रकाश की दिशा अपोजिट आएगी यानी बाएं की तरफ, तो उस समय आपका सभी वस्तु की दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, समझ चुके होंगे। दाहिने की तरफ जाएगा तब प्लस होगा और बाएं की तरफ इस तरह जाएगा तो सभी दूरियां आपका ऋणात्मक होगा, आपतित दिशा में मापी गई सभी दूरियां को ही। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है कि एक्स डैश के लंबवत यानी ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स से एक्स डैश के लंबवत यानी ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां आपका धनात्मक होती है, यानी ऊपर की ओर सभी दूरियां आपका धनात्मक होती है। ठीक है, तथा इसके विपरीत चलेंगे अब। तथा इसके विपरीत यानी नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक है, यानी इसके लंबवत आपका एक्स और एक्स डैश का लंबवत आपका नीचे की सभी दूरियां आपका ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो समझ चुके होंगे चिन्ह परिपाटी को, क्योंकि आप अगर इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको आगे चलकर न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आपतित प्रकाश की दिशा बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो उस समय आपको सभी दूरियां धनात्मक होती है, और उसके अपोजिट यानी बाएं की तरफ आएगा तो उस समय आपका सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में बताया गया है कि एक्स से एक्स डैश के लंबवत यानी ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां आपका धनात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद है आपका अपोजिट यानी नीचे, यानी एक्स से एक्स डैश की दूरियां नीचे की तरफ मापी गई सभी दूरियां आपका
ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ऊपर आपका जाएगा धनात्मक, नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। तो यहाँ तक तो आप सब चिन्ह परिपाटी को आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला किसे कहते हैं इसे समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु दूरी आपका होता है 1/u, प्रतिबिंब दूरी होता है 1/v बराबर 1/f जो होता है फोकस दूरी होता है। इन्हीं तीनों के बीच के संबंध को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पे, चूंकि f बराबर r/2 यानी f का मान आपका त्रिज्या से आधा होता है। यानी जहाँ यहाँ पे देख रहे होंगे कि f का मान नीचे की तरफ है, यानी इसका पोजीशन यहाँ पे था गुना में और यहाँ पे आ गया आपका भाग में, यानी नीचे से ऊपर चला आया, ऊपर से यहाँ पे नीचे चला है, यानी इसका भी मान ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो 1/f नीचे हुआ तो उसी तरह आपका नीचे वाला ऊपर चला गया, यानी 2 ऊपर आ गया और r आपका नीचे चला आया। इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर इन दोनों का योग होता है, मतलब कि 1/v प्लस 1/u मिलाकर 1/f बनता है। 1/f के बराबर आपका होता है r/2, इसको दर्पण सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप सभी इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो f होते हैं दर्पण में कहाँ पे बनते हैं और v कहाँ पे बनते हैं और u कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने के आप लोग प्रयास करेंगे। पहला जो आपका दिया गया है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण आप सभी को पता है होगा कि किसी कांच की बाहरी सतह को रंगने पर जो दर्पण बनता है उससे ही अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। दूसरा होता है कि किसी कांच की भीतरी सतह को रंगने पर जो दर्पण बनता है उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी बी जो है उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो समझेंगे पहले अवतल दर्पन में ये सब। ठीक है, तो पहला आपका लिखा गया वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे समझेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ये जो पी है आपका ध्रुव है, तो ध्रुव से ओ के बीच मापी गई दूरी को ही वस्तु दूरी कहते हैं। जैसे में ओ से पी, ओ पी भी बोल सकते हैं, तो ओ से पी बराबर यू, ये आपका हो गया वस्तु दूरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस यानी ध्रुव P से I तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। जैसे में PI बराबर V, PI बराबर आपका V। ठीक है, या ये जो है आपका प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, इसका आप थर्ड में दिया है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ पे समझेंगे, यानी ध्रुव P से F तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो PF बराबर F, जैसे में PF बराबर स्मॉल f, ये आपका हो गया फोकस दूरी। ठीक है, समझ चुके होंगे। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको समझेंगे, ध्रुव P से C तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी PC बराबर आपका R हो गया। इसी तरह आपका उत्तल में भी है, तो उत्तल दर्पण में भी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, यानी O से P तक की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं यानी U। ठीक है, और आगे आपका है को P से I तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थर्ड में आपका है P से F तक की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपका P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सिर्फ दर्पण का चेंजिंग है। ठीक है, बाकी डिस्टेंस जो है दोनों में एक दूसरे का सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ तो समझ चुके होंगे। इसके बाद आता है आपका नॉट। ठीक है, तो नॉट ए को समझेंगे आप लोग। ठीक, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय आपका दर्पण उत्तल हो या अवतल, हमेशा आपका वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। दर्पण कोई भी हो चलेगा, लेकिन आपका वस्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है वस्तु दूरी में। ठीक है, हमेशा मान आपका ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को आप लोग समझेंगे। ऑप्शन बी में यदि दर्पण अवतल है उस समय आपका फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होंगे। ठीक है, सी में है कि यदि दर्पण उत्तल हो तो उस समय आपका फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होते हैं। ठीक है, जब उत्तल रहेगा तो धनात्मक, अवतल रहेगा तो ये दोनों हमेशा ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कभी प्लस होता है तो कभी माइनस। तो प्लस कब होते हैं, जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने होगा तो उस समय आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा यानी उल्टा यानी माइनस बनेगा। ठीक है, और जब प्रतिबिंब दर्पण से पीछे रहेगा तो उस समय आपका अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन किससे कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से देख सकते हैं
कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए एम बराबर होता है एच डैश बटा एच, यानी एच डैश आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा एच जो है आपका वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ में है आपका एम बराबर माइनस यू बाई वी भी होता है, मतलब यू जो है आपका वस्तु दूरी है और वी जो है प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, तो समझेंगे कभी आपको दो टर्म में आपका आंसर आएगा एम का। ठीक है, कभी आपका प्लस में आएगा तो कभी आपका माइनस में आएगा। एम के बराबर ये भी होता है और एम के बराबर ये भी होता है। तो आपको प्रश्न में देखकर समझना है कि उसमें आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है कि वस्तु की दूरी दिया है। तो अगर दूरी पे बात होगा तो इस फॉर्मूले के आप यूज करेंगे, अगर आपका ऊंचाई पे दिया होगा तो इस फॉर्मूले के यूज करेंगे। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान कभी प्लस में आ सकता है तो कभी माइनस में, तो माइनस में यानी ऋणात्मक में आएगा तो उसको किस तरह परिभाषित करेंगे आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नोट में लिखा गया है कि ऑप्शन ए में है कि एम का ऋणात्मक चिन्ह है। यदि आपका प्रश्न बनाते समय एम का ऋणात्मक में आंसर आता है तो उस समय आप बोल सकते हैं कि आवर्धन एम का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। ठीक है, यानी वास्तविक बन रहा है। यानी जब आपका माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब आपका जो होगा वास्तविक होगा, यानी उल्टा होगा। ठीक है, और उसके बाद अब आता है बी नंबर में है कि एम का धनात्मक चिन्ह। तो इसमें यह होगा कि यदि आपका न्यूमेरिकल बनाते समय आपका एम का धनात्मक मान आ रहा है तो इससे जो मान है आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, यह वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक आज क्लास में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।